हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी ग्रुप पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, वेद स्टडी ग्रुप आपके लिए लेके आया है 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का गारंटीड बैच, जहां बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले हर एक सेक्शन का फुल सिलेबस कवर करवाया जाएगा, वो भी मात्र 70 दिनों में। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हमारे बीपीएस 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है, जो कि है 27 दिसंबर 2020 को। तो वेद स्टडी ग्रुप पिछले कई दिनों से आपके लिए लेकर आ रहा है बीपीएससी में पूछे जाने वाले हर एक सेक्शन का फुल सिलेबस, फुल कवरेज यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। आपको क्या करना है, बस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ बने रहना है, हमारे वीडियो लेक्चर को फॉलो करना है और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है, तैयारी को धार देना है। इसी क्रम में मैं आपके लिए लेके आया हूं, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बिहार सामान्य अध्ययन या बिहार का जीके। बिहार का सामान्य परिचय के अंतर्गत आइए देखते हैं हम लोग कि बिहार क्या है, बिहार को जानने का कोशिश करते हैं। पहला लेक्चर हमारा यही होगा कि बिहार की मोटा मोटी विशेषता क्या है। बिहार के सामान्य परिचय से भी दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में कई सवाल तो हमारे सिर्फ पहले दूसरे लेक्चर से आपके एग्जाम में प्रत्यक्ष रूप से आ जाएंगे। आप हमारे लेक्चर को फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में एक भी सवाल हमारे लेक्चर से बाहर नहीं आएगा। जितने भी फैक्ट है सब प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रोवाइड ही नहीं, इवन हम ऐसे तैयारी करेंगे कि हमें चीजें याद हो जाए, फैक्ट हमें सब याद हो जाए परीक्षा में। हमारे वीडियो लेक्चर के साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी हमारी कंप्लीट हो जाए और परीक्षा में हमारी सफलता निश्चित हो सके। तो आइए हम बिहार का सामान्य परिचय देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है बिहार के सामान्य अध्ययन में, तो बिहार को जानते हैं। बिहार का सामान्य परिचय क्या है। सामान्य परिचय ये है दोस्तों हमारा बिहार, बिहार का मैप है ये हमारा। बिहार के बारे में देखते हैं पहले। तो बिहार भारत के पूर्व में अवस्थित एक लैंडलॉक्ड या भू आबद्ध राज्य है। लैंडलॉक्ड राज्य की बात करें तो इसकी सीमाएं चारों ओर से जमीन से लगती है या अन्य राज्यों से लगती है। लैंडलॉक का कॉन्सेप्ट जो है, इसके पीछे का तर्क यह है कि लैंडलॉक उसे कहते हैं जिसकी सीमाएं, जिस क्षेत्रफल की सीमाएं या जिस राज्य की सीमाएं समुद्र से या सागर तट से नहीं मिलती है, एक भी तरफ से उसकी सीमाएं सागर तट से नहीं मिलती है, उसे हम कहते हैं लैंडलॉक्ड या भू आविष्ट देश या राज्य। तो बिहार जो है दोस्तों एक भू आविष्ट राज्य है या लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड स्टेट है हमारा। जैसा कि नाम में ही है लैंडलॉक्ड, यानी चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ या स्थल खंड से घिरा हुआ राज्य है हमारा। भारत के पूर्व में अवस्थित है। इसके अक्षांशी देशांतरी विस्तार की बात करें या लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो इसके अक्षांशी विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार या लैटिट्यूड, तो इसका अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। अक्षांश और देशांतर के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों। अक्षांश बताता है कि यह उत्तर या दक्षिण में कहां पर हमारा राज्य या हमारा देश पड़ता है। विषुवत रेखा से इसकी दूरी कितनी है, इससे हमें दो चीज के बारे में पता चलता है। एक तो विषुवत रेखा से हमारे देश की या राज्य की दूरी,
और दूसरा अक्षांशीय विस्तार ही बताती है हमें कि इसकी जलवायु किस प्रकार की होगी। विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो उस क्षेत्र विशेष में तापमान में धीरे धीरे कमी महसूस होती है हमें। तो हमारा जो ये अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, तो हम गौर से देखें तो 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को, उत्तरी अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसी के आसपास हमारे राज्य की अक्षांशीय सीमा है। तो इसका क्या अर्थ निकलता है दोस्तों कि यहाँ सूर्य की सीधी किरणें ग्रीष्म ऋतु में अर्थात अप्रैल से मई जून तक, जुलाई तक सूर्य की सीधी किरणें इस राज्य क्षेत्र पर पड़ने वाला है। अर्थात उससे यह निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि यहाँ की जलवायु या यहाँ का जो वेदर होगा, क्लाइमेट होगा, वह गर्म प्रकार का होगा। तो यही अक्षांशीय विस्तार से हम देख सकते हैं। तो बिहार का क्लाइमेट भी पता चल जाता है दोस्तों। बिहार का क्लाइमेट किस प्रकार का होगा? बिहार का क्लाइमेट गर्म प्रकार का होगा, गर्म होगा। तापमान गर्म होगा। दूसरी विशेषता की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार यह भी बताती है इन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और भारत के पूर्व में या फिर एशिया महाद्वीप के पूर्व में अवस्थित है। तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है दोस्तों? मानसूनी प्रकार की। तो बिहार की जलवायु भी जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की होगी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, बिहार की जलवायु की बात करें तो बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ठीक है दोस्तों, बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है हमारी। अक्षांशीय विस्तार कितना है हमारे राज्य का, बिहार राज्य का? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा जो है अक्षांशीय विस्तार है बिहार का। अर्थात उत्तर दक्षिण का विस्तार हमारा जो है वह है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड के बीच। अब देशांतरीय विस्तार की बात करें दोस्तों, यहीं पर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें दोस्तों, देशांतरीय विस्तार या लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, यह हमारा कितना है दोस्तों? अक्षांशीय विस्तार देख लिया दोस्तों हमारा। अब यह है देशांतरीय विस्तार 87 डिग्री 83 अक्षांशीय विस्तार देख लिया दोस्तों हमारा। अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार हमारा है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच। अक्षांशीय विस्तार से हमें उस प्रदेश की में पड़ने वाले सूर्य की किरणों
और उसके कारण होने वाले वहां के तापमान में परिवर्तन तथा वहां की जलवायु के बारे में हमें पता चलता है। उसी प्रकार देशांतरी विस्तार की बात करें तो बिहार का देशांतरी विस्तार या पूर्व पश्चिम विस्तार की बात करें तो यह है दोस्तों 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वीय देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर, अर्थात बिहार का पूर्व पश्चिम विस्तार जब जो है लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन जो है वह है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य। देशांतर रेखा क्या बताता है हमें दोस्तों? देशांतर रेखा एक तो हमारे पूर्व पश्चिम विस्तार को बता ही रहा है, दूसरा यह समय निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आयाम है। किसी भी राष्ट्र में समय का जो निर्धारण किया जाता है वह उसके देशांतरी विस्तार से होता है। भारत का मानक समय रेखा भारत की मानक समय रेखा या इंडियन मेरिडियन टाइम मानक समय रेखा भारत की मानक समय रेखा यह है दोस्तों 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर, अर्थात यहां से ही संपूर्ण भारत के लिए मानक समय का निर्धारण किया जाता है। यह जो रेखा है मानक समय रेखा भारत के लिए यह इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और हम बिहार के देशांतरी विस्तार की बात करें दोस्तों तो यह जो है भारत की मानक समय रेखा से पूर्व में है या पश्चिम में है? गौर से देखिए यह पूर्व में अवस्थित है, अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बिहार में जो समय होगा या सूर्योदय या सूर्यास्त का जो समय है वह इस रेखा से पूर्व में अवस्थित होने के कारण पहले होगा। यहां से पहले वहां सूर्योदय और सूर्यास्त भी होगा, लेकिन समय पूरे भारत संपूर्ण भारत में एक सा हो इसी के लिए देशांतरी विस्तार के कारण समय में होने वाले अंतर को अवॉइड करने के लिए संपूर्ण देश में एक जैसा मानक समय हो, इसी के लिए एक मानक समय रेखा के रूप में किसी एक देशांतर का चुनाव किया जाता है जो खासकर विशेष रूप से प्रत्येक देश या राष्ट्र के बीचों बीच गुजरती है। कई देश इतने विशाल हैं कि उनका देशांतरी विस्तार बहुत ज्यादा है, जैसे रूस की बात करें तो वहां प्रकार कई संख्याओं में 5, 6, 7 तक जो है मानक समय रेखा होता है ताकि समय का निर्धारण ठीक ढंग से किया जा सके। तो यह तो हो गया हमारा दोस्तों बिहार का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अब दूसरी बात आती है कि बिहार का पूर्व पश्चिम विस्तार क्या है। पूर्व और पश्चिमी विस्तार किलोमीटर में देखें तो कितना है, और उत्तर और दक्षिण के बीच विस्तार कितना है, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है यहां से यहां तक, या यूं कहें कि हमारा पश्चिमतम जो जिला है बिहार राज्य का और पूर्वी जिला जो है बिहार राज्य का, फार ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे बिहार का और फार वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे बिहार का, इसके बीच की दूरी कितनी है? तो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जो हमारा एक्सटेंशन है दोस्तों वह है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। इसी प्रकार नॉर्थ टू साउथ यदि देखें तो इसका विस्तार है दोस्तों 345 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 345 किलोमीटर। बिहार का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? 483 किलोमीटर। वही उत्तर दक्षिण विस्तार बिहार का कितना है? 345 किलोमीटर। उसके पश्चात हम क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल
यह है दोस्तों 94,163 स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात हो गई दोस्तों। तो क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला सवाल तो यही बनता है हमारा, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है इस प्रकार का कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य, 12वां सबसे बड़ा राज्य, 12th बिगेस्ट स्टेट है, 12वां सबसे बड़ा राज्य भारत है, बिहार है, सॉरी बिहार है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? बिहार, अपना बिहार। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पूर्व, अर्थात जम्मू कश्मीर में धारा 377 हटाने के पूर्व, जिसके पश्चात जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया, उसके पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य था। उससे पूर्व 13वां सबसे बड़ा राज्य था, परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? बिहार। अब हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया के कितना क्षेत्रफल बिहार कंट्रीब्यूट करता है। तो बिहार जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.82% कंट्रीब्यूट करता है। भारत के क्षेत्रफल का 2.82% कंट्रीब्यूट बिहार करता है दोस्तों। क्षेत्रफल की बात हुई दोस्तों। यहीं पर जनसंख्या की बात कर लें तो बिहार की जनसंख्या देखते हैं कितनी है दोस्तों। बिहार की जनसंख्या क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। यहीं पर हम देखें बिहार की जनसंख्या, वर्तमान में जो जनसंख्या चल रहा है, आखिरी जनगणना जो है उसके आधार पर हम देखते हैं तो आखिरी जनगणना या कंसेंसस हमारा जो है 2011 में हुआ था। उसके आधार पर हम बिहार की जनसंख्या की बात करें तो 10,41,00,000 हमारी जनसंख्या थी। वर्ष 2011 में हमारी जनसंख्या कितनी थी? 10,41,00,000 या 10.41 लाख। इसके पश्चात जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व बिहार का दोस्तों कितना था? 1106 व्यक्ति, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर, बिहार का जनसंख्या कितना है दोस्तों? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान, अगला सवाल हमारा यही बनता है कि जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? बिहार का भारत में स्थान, अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से बिहार किस स्थान पर है भारत में? तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर, 3rd पोजीशन पे, अर्थात भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? अपना बिहार। इससे पहले हमसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, दूसरा हमारा
पश्चिम बंगाल है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व जो 1106 है बिहार का, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का रैंक क्या है? फर्स्ट। जनसंख्या घनत्व के अनुसार फर्स्ट रैंक पर कौन है? अपना बिहार। सेकंड पोजीशन पे दोस्तों, सेकंड पर है हमारा पश्चिम बंगाल। और थर्ड पोजीशन की बात करें तो थर्ड पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। यह हुई जनसंख्या की बात। यह हमारा जनसंख्या है। उसके पश्चात बिहार के चारों ओर अन्य कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्यों से यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिली हुई या अन्य देशों से हमारी सीमा मिलती है, उसकी बात करें। अर्थात हमारे राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन राज्यों से मिलती है। यहीं पर एक हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि बिहार की आकृति किस प्रकार की है, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्रिकली बिहार का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो आकार की बात करें, बिहार के आकार की बात करें, शेप की बात करें तो यह लगभग आयताकार है। लगभग आयताकार है। पूर्ण रूप से आयताकार नहीं है दोस्तों, क्योंकि आयत का क्या होता है? रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई की भुजाएं बराबर होती है। तो वह तो एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन गौर से देखें बिहार का ये जो हमारा मैप है, इससे हमें मोटा मोटा लग रहा है कि हाँ आयत जैसा कुछ है। बिहार का शेप यह है। अब इसकी सीमाओं की बात करें तो बिहार के उत्तर में, बिहार की उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दोस्तों नेपाल के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। उत्तर में नेपाल राज्य है, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल के साथ हमारी सीमा जो लगती है उसकी लंबाई है दोस्तों 729 किलोमीटर। अर्थात बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार राज्य के साथ लगी हुई है। कौन से देश की लगी हुई है? वह है हमारा नेपाल। नेपाल के साथ दोस्तों देखेंगे हम कौन कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं नेपाल के साथ लगती है। पहले हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिहार में किन किन राज्यों से लगती है, उसकी सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है उसको देखें। तो उत्तर की सीमाएं हमारी नेपाल से लगती है, वहीं दक्षिणी सीमाएं जो हमारी वह है झारखंड के साथ लगती है। कौन से राज्य के साथ लगती है? भारतीय राज्य है झारखंड, जिससे बिहार अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। पश्चिमी सीमा की बात करें दोस्तों तो पश्चिमी सीमाएं हमारी बिहार की जो लगती है वह है उत्तर प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश यूपी से। वहीं पूर्वी सीमा की बात करें तो पूर्वी सीमा हमारे दो राज्यों के से लगती है। पहला है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। पहला जो है राज्य वह है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और दूसरा हमारा है झारखंड। अर्थात भारत जो है, बिहार जो है वह उत्तर में नेपाल से घिरी हुई है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और झारखंड से मिलती है, दक्षिण की बात करें तो वह झारखंड में मिलती है, झारखंड से लगती है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती है। इसके पश्चात हम देखें कौन कौन से जिले हैं हमारे, तो उसके लिए जो बिहार के साथ सीमा साझा करती है, जो अन्य राज्यों के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, जैसे झारखंड के साथ लगने वाले कितने जिले हैं, कई बार इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए पहले देखें बिहार में जिले की संख्या, जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में जिलों की संख्या की बात करें, बिहार में जिलों की संख्या, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? आप लोग जान रहे होंगे। बिहार में जिलों की संख्या है 38, अर्थात 38 जिले हैं बिहार राज्य में। सबसे नया बना हुआ जिला कौन सा है? यह सवाल पूछा हुआ है हमारे बीपीएससी में। नवीनतम जिला, नवीनतम जिला हमारा है दोस्तों अरवल।
अरवल, जिसे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से अलग कर बनाया गया था, सॉरी, अगस्त 2001 ईस्वी में नया सब नवीनतम बना हुआ जिला है हमारा अरवल। कितने जिले हैं हमारे? 38 जिले हैं, जिसमें नवीनतम जिला हमारा है अरवल। या तो हो गया जिलों की संख्या कुल 38 जिले में से 38 जिलों में से अब बात करें सर्वाधिक बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले, सबसे बड़े जिले, तो पहला स्थान पर है हमारा दोस्तों पश्चिमी चंपारण, दूसरे स्थान पर है गया, तीसरे स्थान पर है हमारा पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। उसके पश्चात दूसरा सबसे बड़ा जिला गया, तीसरा सबसे बड़ा जिला पूर्वी चंपारण। इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिलों की बात करें, छोटे जिलों की बात करें बिहार में क्षेत्रफल के आधार पर छोटे जिले, तो सबसे छोटा जिला है दोस्तों हमारा पहला शिवहर, दूसरा है शेखपुरा, शेखपुरा, और तीसरा है हमारा अरवल, तीसरा कौन सा है? अरवल। और सर्वाधिक नवीनतम जिला भी कौन सा है? अरवल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 3 जिलों की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, दूसरा गया, तीसरा पूर्वी चंपारण। छोटे जिलों की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक सबसे छोटा जिला कौन सा है बिहार में? शिवहर, दूसरा सबसे छोटा जिला शेखपुरा, और तीसरा अरवल। ये हो गई जिलों के बारे में सर्वाधिक छोटे बड़े जिले। कई बार हमारे एग्जाम में प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट यही सवाल पूछ लिए जाते हैं कि सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्या है उत्तर दोस्तों इसका? शिवहर। शिवहर सबसे छोटा जिला है बिहार में। और सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हमारा पश्चिमी चंपारण, दूसरा सबसे बड़ा जिला है गया, और तीसरा पूर्वी चंपारण। आइए अब जनसंख्या की दृष्टि से बड़े जिलों की बात करें। जनसंख्या की दृष्टि से बड़े जिले, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े जिले, तो पहले स्थान पर आता है हमारा दोस्तों पहले स्थान पर है पटना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। इसकी जो है जनसंख्या लगभग 53 लाख है, अप्रोक्सीमेटली 53 लाख। उसके पश्चात देखें दोस्तों दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है हमारा पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और तीसरे स्थान पर है हमारा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर तीसरा जो है मुजफ्फरपुर है। इसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से छोटे जिलों की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? पटना, उसके पश्चात पूर्वी चंपारण, और तीसरे स्थान पर है मुजफ्फरपुर। इसी प्रकार हम छोटे जिलों की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से
जनसंख्या की दृष्टि से छोटे जिले, अर्थात सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला या सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा जिस प्रकार पटना है, उसी प्रकार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है हमारा दोस्तों शेखपुरा। यहाँ की जनसंख्या 6 लाख से भी कम है, यहाँ की जनसंख्या 6 लाख से भी कम है। दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य जिला कौन सा है, वह है शिवहर। और तीसरा अरवल। तो यह हो गया हमारा अधिकतम जनसंख्या वाले 3 जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले। इसी प्रकार हम जनसंख्या घनत्व के बारे में देखते हैं दोस्तों। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, सर्वाधिक पहले स्थान पर आता है हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। पहला स्थान पर आता है हमारा शिवहर। शिवहर सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला हमारा है शिवहर। इसी प्रकार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है हमारा कैमूर। कैमूर यह हो गया जनसंख्या घनत्व की बात। जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 38 जिले हैं हमारे पास। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले, इनकी बात हो गई। अब वापस हम अपने जो बिहार की सीमाएं लगती है उसको देखते हैं कि बिहार किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है और बिहार के कौन कौन से जिले हैं जो अन्य देश राज्यों के साथ जिनकी सीमाएं लगती है उसको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था हमारी उत्तरी सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो उत्तरी सीमा को देखते हैं। उत्तरी सीमा या नेपाल के साथ लगने वाले जिलों की बात करें, नेपाल के साथ सीमा जो साझा करती है उन जिलों की बात करें तो पहला है हमारा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। दूसरा हमारा है दोस्तों पूर्वी चंपारण। तीसरा है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। इसी प्रकार दोस्तों आप एक लाइन बना लीजिए, काफी आसानी से याद रहेगी चीजें। सीतामढ़ी के बाद हमारा है मधुबनी। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। सुपौल। अगला है हमारा अररिया। अररिया। और सबसे पूर्व में जो नेपाल की सीमा लगती है किशनगंज। किशनगंज। तो आइए दोस्तों देखते हैं कितने ऐसे जिले हैं जिसकी सीमाएं नेपाल के साथ लगती है। नेपाल के साथ हमारी 729 किलोमीटर लंबी सीमाएं हैं, जिसके साथ हमारे राज्य के 7 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये हमारे 7 जिले हो गए जिसकी सीमाएं नेपाल के साथ लगती है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं या आप मैप पे भी इसे देख सकते हैं, बार बार देख सकते ताकि चीजें हमें याद हो जाए और परीक्षा में पूछे कि नेपाल के साथ लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 7। या निम्न में से कौन से जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है, तो इनमें से कोई भी अलग नाम हो तो उसकी सीमाएं हमारे राज्य के साथ, नेपाल के साथ उसकी सीमाएं नहीं लगेगी। इसी प्रकार यह हो गया उत्तरी सीमाएं। दक्षिणी सीमाओं की बात करें, दक्षिणी सीमाएं हमारी झारखंड के साथ लगती है। झारखंड, आप सब जान रहे होंगे कि झारखंड को 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग एक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया।
अगला हमारा है झारखंड। झारखंड के साथ जो हमारी सीमाएं लगती हैं, तो आइए देखते हैं झारखंड के साथ या दक्षिण में झारखंड के साथ जो हमारे कितने जिले हैं जिसकी सीमाएं लगती है। तो सबसे पहला जो राज्य है, जिला है हमारा, वह है कैमूर। कैमूर। रोहतास। रोहतास। गया। नवादा। उसके पश्चात है हमारा शेखपुरा। और सबसे अंत में है बांका। दक्षिण में जो झारखंड के साथ जितने जिले हैं जिसकी सीमाएं लगती है, वह है, उसकी संख्या है 6। परंतु झारखंड हमें ना सिर्फ दक्षिण से घेरे हुए है, अपितु पूर्व में भी झारखंड की सीमाएं लगती है। तो पूर्व में देखें तो झारखंड के साथ 2 अन्य जिले हैं जिसकी सीमाएं लगती है। पहला है भागलपुर। पहला है भागलपुर। और एक है हमारा कटिहार। कटिहार। अर्थात झारखंड के साथ हम लगने वाले जिलों की बात करें तो 6 जिले दक्षिण में हैं जिसकी सीमाएं झारखंड से लगती है, और 2 जिले पूर्व में हैं जिसकी सीमाएं झारखंड से लगती है। तो झारखंड से कुल 8 जिले हैं जिसकी सीमाएं लगती हैं। नेपाल से 7 जिले थे जिसकी सीमाएं लगती थी, 7 जिले। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने एटलस पे, मैप पे, बिहार के मैप को गूगल से डाउनलोड कीजिए, उसे देखिए। बार बार देखते रहने से चीजें याद रहती है और एग्जाम में हम आसानी से उसको, हमारे दिमाग को क्लिक करता है और हम सवाल को सही कर ले जा सकते हैं। यह हो गया हमारा उत्तरी सीमा और दक्षिणी और पूर्वी सीमा, दक्षिण पूर्वी सीमाओं की बात हो गई। इसी प्रकार आइए हम पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं की बात करें। पूर्वी और पश्चिमी सीमा। तो पहले पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा या ईस्ट में ईस्ट में पश्चिम बंगाल से हमारी सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल से 3 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमाएं हमारे पश्चिम बंगाल से लगती है। यह 3 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आइए ऊपर से देखें। सबसे पहला जिला है किशनगंज। पहला है किशनगंज। किशनगंज से नीचे आए तो पूर्णिया, और फिर नीचे आए तो यह है हमारा कटिहार। कटिहार जो है यह ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 2 राज्यों से होकर मिलती है, एक और पश्चिम बंगाल और दूसरा और झारखंड। यह हो गया हमारा दोस्तों पूर्वी सीमा। अब इसी प्रकार हम देखते हैं इसके पश्चिमी सीमा की बात करें। बिहार की जो पश्चिमी सीमाएं हैं, बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है दोस्तों? बिहार के पश्चिम में है हमारा उत्तर प्रदेश। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम है अभी योगी आदित्यनाथ जी। तो उत्तर में जो हमारी सीमाएं लगती है, पश्चिम में जो हमारी सीमाएं लगती है, पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा वह है लगती उत्तर प्रदेश से। बिहार की पश्चिमी सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती है। तो आइए देखें उत्तर प्रदेश के साथ जो लगती है सीमाएं उनमें कौन कौन से जिले हैं। तो पहला तो है हमारा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। दूसरा हमारा जिला है गोपालगंज। गोपालगंज। तीसरा हमारा जिला है दोस्तों सारण। सारण। चंपारण, गोपालगंज, सिवान। सिवान, सारण, उसके पश्चात आरा, बक्सर,
बक्सर, इसके पश्चात कैमूर, अररिया, कैमूर और 8 जिले हैं जिसकी सीमा इसके साथ मिलती है। एक हो गया पश्चिम बंगाल, सॉरी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, आरा, बक्सर, और एक जिला हमारा रह गया दोस्तों भोजपुर, 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 भोजपुर इसी के अंतर्गत आ रहा है। देखा था आपने कि भोजपुर के जमींदार जग बाबू वीर कुंवर सिंह थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और एक अंतिम जिला जो है दोस्तों जो मैं बोल रहा था वो है रोहतास। रोहतास हमारा अंतिम जिला है जो जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ मिलती है। तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 ऐसे जिले हैं जिसकी सीमाएं लगती है। कौन कौन से जिले हैं? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो ये हमारे सीमाओं की बात हो गई दोस्तों। ये हमारी सीमाएं हो गई किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहीं पर एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आता है हमारा कि फार ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा, या सुदूर पूर्वी जिला कौन सा है, सुदूर पश्चिमी जिला कौन सा है, सुदूर दक्षिणी जिला कौन सा है, या सुदूर उत्तरी जिला कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं सर्वाधिक पूर्व में अवस्थित जिला, सर्वाधिक पूर्व में अवस्थित जिला फार ईस्ट में जो जिला है बिहार का वह कौन सा है? किशनगंज। 60 से 62वीं एग्जाम में दोस्तों, 60 से 62वीं के प्रीलिम्स एग्जाम में यही सवाल पूछा गया था। 60 से 62वीं के एग्जाम में यही सवाल पूछा गया था। 4 ऐसे शहरों का नाम दिया गया था या 4 जिलों का नाम दिया गया था और हमसे पूछा गया था कि सबसे पूर्व में कौन सा है। कई बच्चों ने पूर्णिया लगा दिया, किसी ने कटिहार लगाया, जबकि उत्तर क्या है दोस्तों? किशनगंज। सबसे पूर्व में हमारा अवस्थित जिला कौन सा है और इसकी जिला मुख्यालय जो है वह है किशनगंज, वह पूर्व में अवस्थित है, सर्वाधिक पूर्व में अवस्थित जिला। इसी प्रकार सर्वाधिक पश्चिम में अवस्थित यह वेस्टर्न, फार वेस्टर्न जो जिला है वह कौन सा है? सर्वाधिक पश्चिम में अवस्थित जिला कौन सा है? बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे पश्चिम में है? तो यह है दोस्तों कैमूर। यहां देखिए आप, यह हमारा किशनगंज, किशनगंज जो सबसे पूर्व में अवस्थित है। इसी प्रकार सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो यह है कैमूर, या भभुआ भी कहते हैं। कैमूर, इसका जिला मुख्यालय है भभुआ, भभुआ, कैमूर भभुआ भी एक साथ बोला जाता है। इसका जिला मुख्यालय है भभुआ। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे देखें तो पूर्व और पश्चिम हो गया। सबसे उत्तर में, सुदूर उत्तर में अवस्थित जिला कौन सा है? सर्वाधिक उत्तर में अवस्थित जिला दोस्तों देखें यहाँ कौन सा है? यह कौन सा जिला है? यह है हमारा पश्चिमी जिला, पश्चिमी चंपारण। तो सुदूर उत्तर में अवस्थित जिला पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। इसी प्रकार सुदूर दक्षिण में अवस्थित जिला की बात करें, सुदूर दक्षिण में अवस्थित जिला जो है दोस्तों वह है गया, जिसकी सीमाएं झारखंड राज्य से होकर मिलती है। ऐसा आपने जाना अभी, इससे पहले हमने देखा। तो सबसे दक्षिण वाला जिला कौन सा है? गया। तो यह हो गया बिहार के ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ मोटा मोटा हमारा परिचय कि बिहार की ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या क्या है, कौन कौन से जिले हैं, जनसंख्या कितनी है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। बाकी अब हम इनको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं दोस्तों, आइए आगे बढ़े तो देखते हैं हम अगला जो क्या है परिचय में। तो एक तो सबसे पहली बात आती है हमारे जहन में कि बिहार का नाम आखिर बिहार ही क्यों पड़ा? बिहार का नामकरण
या बिहार के नामकरण की बात करें तो बिहार ही नाम इसका क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है दोस्तों। कहानी क्या है? यह इतिहास है हमारा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति या महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध का कार्यस्थली मुख्यतः बिहार रहा है। बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति गया क्षेत्र में, बोध गया में फल्गु नदी के या निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। बुद्ध जो है हर्यक वंश के बिंबिसार शासक के समकालीन थे। वह भी बिंबिसार भी जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध धर्म को उन्होंने आश्रय दिया, प्रश्रय दिया। बौद्ध धर्म के उत्थान में उनका काफी मदद है। उसके पश्चात आने वाले कई शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। विशेष रूप से जब हम मौर्य शासकों की और उसके भी अशोक की बात करें, सम्राट अशोक या अशोक महान की जिसकी बात करते हैं हम, तो सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि ना केवल वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने ना केवल बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, अपितु बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने संपूर्ण भारत में लगभग 84,000 बौद्ध स्तूपों की स्थापना की और कई सारे बौद्ध विहारों की स्थापना बिहार और अन्य क्षेत्रों में, भारत के अन्य क्षेत्रों में किया गया उनके द्वारा। उनके पश्चात हम बात करें तो उनके पश्चात हम देखते हैं कि गुप्त शासकों के द्वारा भी कई प्रकार के बौद्ध विहारों की स्थापना की गई, जिसमें नालंदा महाविहार अत्यंत प्रसिद्ध है, वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसका पुनर्निर्माण या उसकी खोई हुई ख्याति को फिर से प्राप्त करने के लिए उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जो कि बिहार के नालंदा जिले के अंतर्गत अवस्थित है। आगे हम पाल शासकों की बात करें तो पाल वंश के शासकों द्वारा भी कुमारगुप्त के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई या औदंतपुरी विश्वविद्यालय, सोमपुर महाविहार की स्थापना की गई। बिहार में बौद्ध भिक्षुओं के लिए या बौद्ध विहारों या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बिहारों की अत्यधिक संख्या के कारण ही ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बिहार राज्य का नामकरण जो है विहार के नाम पर ही बिहार पड़ा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बिहार में या पूर्वी हिंदी में व का ब बोला जाता है। वह शब्द जो है हमारे नहीं है, हमारे व का ब ही बोला जाता है। तो इसलिए उसको जो है पूर्वी रूप के कारण, पूर्वी हिंदी के कारण बिहार का विकृत रूप या बिहार का परिवर्तित रूप बिहार होता है और बिहार उसके नाम पर हमारे राज्य का नामकरण होता है। वर्तमान रूप में हम बिहार की बात करें तो वर्तमान रूप में जो हमारा राज्य बिहार है, क्या प्राचीन काल से या प्रारंभ से इसकी संरचना ऐसी थी? क्या इतने ही क्षेत्रफल बिहार में थे या आधुनिक रूप से बिहार कब स्थापित हुआ, इसकी बात करें तो सबसे पहले तो हम एक फैक्ट यह देखते हैं कि नामकरण का कारण क्या है दोस्तों? तो नामकरण बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण, बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण क्या नाम पड़ा? बिहार नाम पड़ा। बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा। यह तो हो गया नामकरण। अब आधुनिक राज्य के रूप में, आधुनिक राज्य के रूप में बिहार का स्थापना, आधुनिक राज्य के रूप में या वर्तमान रूप में जो बिहार दिखता है उसकी स्थापना कब हुई? बिहार की स्थापना, बिहार के स्थापना वर्तमान में जो बिहार है दोस्तों, यह हमेशा से ऐसा नहीं था। औपनिवेशिक शासन के दौरान बात करें तो बक्सर युद्ध के पश्चात जिस बंगाल प्रांत पे अंग्रेजों का शासन हुआ, उस अविभाजित बंगाल का एक हिस्सा के रूप में बिहार भी स्थापित था या बिहार का भाग भी जो है अविभाजित बंगाल के अंतर्गत आता था। परंतु 22 मार्च 1912 ईस्वी को 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से एक अलग प्रांत के रूप में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र के शामिल करके
बंगाल से अलग करके एक अलग प्रांत के रूप में बिहार की स्थापना की आधिकारिक घोषणा हुई। 22 मार्च को आधिकारिक घोषणा हुई, आदि ऑफिशियली जो है इसकी घोषणा की गई। इससे पूर्व 1911 में, दिसंबर 1911 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, वहां पर भी बिहार नाम से एक अलग प्रांत की स्थापना की बात की गई थी, परंतु आधिकारिक रूप से जो घोषणा की गई वो 22 मार्च 1912 को किया गया। यही कारण है कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां से ही हमारा जो है यह इसे बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार की स्थापना की बात हुई थी, बिहार दिवस या बिहार का स्थापना दिवस, बिहार दिवस या स्थापना दिवस, बिहार का स्थापना दिवस। यह जो बिहार बना, इसके अंतर्गत कौन कौन सा राज्य था? यह जो बिहार बना यहाँ पे, इसके अंतर्गत वर्तमान बिहार, वर्तमान बिहार, वर्तमान झारखंड, वर्तमान झारखंड और उड़ीसा, यह तीन राज्य एक साथ मिलकर बिहार के रूप में स्थापित किया गया। तो यहीं पे सवाल अगला हमारा आता है दोस्तों कि कब कब इन राज्यों को अलग किया गया, तो उसको भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले बिहार से अलग प्रांत के रूप में उड़ीसा को अलग किया गया। उड़ीसा को बिहार से कब से अलग किया गया? तो आइए देखते हैं बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया। बिहार से अलग राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 में बिहार राज्य का पुनर्गठन किया गया और बिहार से अलग कर एक प्रांत के रूप में उड़ीसा का गठन किया गया। बिहार से 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा दो अलग प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। उसी के प्रकार झारखंड कब अलग हुआ? झारखंड की बात करें तो झारखंड 15 नवंबर झारखंड कब अलग हुआ यह देख लीजिए आप। अब आते हैं हम झारखंड पे। बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को। तो यह हो गया वर्तमान वर्ष 2000 के पश्चात। 15 नवंबर 2000 के पश्चात बिहार के 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग को अलग कर, पठारी भाग को अलग कर एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना की गई। यह क्षेत्र संसाधन की दृष्टि और वन और खनिज संसाधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। इसे भारत का रूढ़ प्रदेश भी कहा जाता है। झारखंड के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र को भारत का रूढ़ प्रदेश भी कहा जाता है। रूढ़ प्रदेश का अर्थात जहां काफी मात्रा में खनिज संसाधन की प्रचुरता हो, कई प्रकार के खनिज तत्व और साथ में ऊर्जा संसाधन की बहुलता हो, जिससे उद्योग के रूप में उसे विकसित किया जा सकता है या उद्योग की स्थापना के लिए सभी प्रकार के खनिज संसाधन जिस क्षेत्र में उपस्थित हो उसे रूढ़ क्षेत्र कहते हैं। इसे भारत का छोटा नागपुर क्षेत्र या झारखंड का पठारी क्षेत्र को भारत का रूढ़ क्षेत्र भी कहते हैं। यह हो गया हमारा दोस्तों बिहार राज्य के स्थापना की बात। तो बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बिहार का स्थापना दिवस, बिहार का स्थापना दिवस, स्थापना दिवस या बिहार दिवस, इसी को बिहार दिवस भी कहते हैं। इसी को बिहार दिवस भी कहते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बिहार दिवस हमारा मनाया जाता है 22 मार्च को। इस दिन संपूर्ण बिहार में आधिकारिक छुट्टी होती है। बिहार दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। यह हो गया हमारा बिहार दिवस की बात। बिहार राज्य के रूप में किस प्रकार बिहार का विकास हुआ, आधुनिक बिहार के जो है किस प्रकार विकसित हुआ, कौन कौन से राज्य किससे अलग हुए, ये सब हम देख लिया हमने। अब आते हैं हम इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। बिहार का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का है, वर्तमान बिहार का, आधुनिक बिहार का
प्रशासनिक ढांचा क्या है? बिहार में प्रशासनिक ढांचा क्या है? बिहार का प्रशासनिक ढांचा क्या है दोस्तों? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य है या लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और हमारा लोकतंत्र जो है संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। और दूसरी बात, भारत के लोकतंत्र की विशेषता क्या है या भारत राष्ट्र की विशेषता क्या है कि भारत सरकार द्वारा या संविधान द्वारा संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? एक केंद्र सरकार होती है और दूसरा हमारा राज्य सरकार होता है, दोनों का जो है अस्तित्व साथ साथ चलता है। भारत जो है 82 राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत एक संघ है, अर्थात राज्यों और केंद्र के स्तर पर, दो स्तर पर सरकार होती है। वास्तविक अर्थ में हम देखें तो हमारे गणराज्य में, भारत गणराज्य में 3 स्तर के राजनीतिक संरचना को स्वीकार किया गया है। तीसरा स्तर कौन सा है दोस्तों? जहां जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, तीसरा चरण कहते हैं, थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस इंडिया में कहें तो वह है पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं, महानगर पालिका। थर्ड चरण, थर्ड टियर गवर्नमेंट का वो है। तो बिहार की बात करें तो बिहार में जो प्रांतीय सरकार है, पहले तो शासन व्यवस्था, बिहार की शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक है, संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके पश्चात विधानमंडल की बात करें, विधानमंडल बिहार का द्विसदनात्मक विधानमंडल है, 2 सदन है हमारे विधानसभा मंडल में, द्विसदनात्मक विधानमंडल, द्विसदनात्मक है हमारा विधानमंडल, द्विसदनात्मक। जिस प्रकार केंद्र सरकार या केंद्र में हमारी विधानमंडल द्विसदनात्मक है, जिसे लोअर हाउस को जिस प्रकार लोकसभा कहते हैं जहां जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और दूसरा अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, उसी प्रकार हमारे विधानसभा में भी, विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं। पहला विधानसभा, विधानसभा, और दूसरा विधान परिषद, विधान परिषद। अंग्रेजी में कहें तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनमें सदस्यों की बात करें दोस्तों तो विधानसभा में 243 सदस्य हैं, हमारे बिहार के विधानसभा में 243 सदस्य है। वहीं विधान परिषद की बात करें दोस्तों तो बिहार विधान परिषद के अंतर जो है सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या 75 है, 75 सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन विधानसभा में अप्रत्यक्ष विधि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। वही विधानसभा के सदस्यों की नियुक्ति, 243 सदस्यों की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनी जाती है। यह हो गया हमारा विधानमंडल। अब आइए दोस्तों विधानमंडल के पश्चात कार्यपालिका की बात करें। कार्यपालिका क्या है हमारा? विधानमंडल के पश्चात कार्यपालिका, कार्यपालिका बिहार का कार्यपालिका, बिहार की कार्यपालिका किस प्रकार की? तो जैसा कि हमने देखा लोकतांत्रिक राज्य है, गणराज्य है हम। कार्यपालिका भी हमारे देश में 2 प्रकार के, 2 चरण के रूप में है, या यूं कहे हम, एक तो होते हैं हमारे कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख। तो इसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं गवर्नर या राज्यपाल, राज्यपाल। और एक होते हैं वास्तविक, वास्तविक प्रमुख। या कौन होते हैं दोस्तों? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर, सीएम। मुख्यमंत्री ये हमारे कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं। विधानमंडल या विधानसभा में
बहुमत प्राप्त दल का नेता ही मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित होता है या उसे राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए, शपथ लेने के लिए बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तो मुख्यमंत्री बनने की शर्त क्या है? विधानसभा में बहुमत प्राप्त नेता या बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कराया जाता है। और यह जो है मुख्यमंत्री अपनी सहायता के लिए मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। क्या करता है दोस्तों? मंत्रिमंडल का निर्माण, मंत्रिमंडल का निर्माण या मंत्री परिषद का निर्माण, कैबिनेट का गठन करता है, कैबिनेट का गठन करता है। कैबिनेट या मंत्री पद के लिए या फिर मुख्यमंत्री पद के लिए ही जो अर्हताएं की बात है, तो विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद, कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य है या बनने की योग्यता रखता है, वह मंत्री पद का शपथ ले सकता है। शर्त क्या है दोस्तों? कि आने वाले 6 महीने के अंतर्गत उसे किसी न किसी सदन का, दोनों में से किसी सदन का सदस्य नियुक्त होना है, और नहीं होने पर, ऐसा नहीं होने पर क्या होगा? उसका मंत्री पद छिन जाएगा। तो बिहार में जो कार्यपालिका का संचालन किया जाता है, मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्रियों के माध्यम से कार्यपालिका का काम किया जाता है। यही एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि मंत्रिमंडल में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्य के मंत्रिमंडल में विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15%, अधिकतम मंत्री जो हो सकते हैं विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% तक के लोग मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। यह तो हो गया हमारा कार्यपालिका, विधायिका हो गई हमारी। अब बात करते हैं हम न्यायपालिका की। न्यायपालिका की, बिहार में न्यायपालिका, शासन के 3 अंग होते हैं दोस्तों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और विशेष रूप से संवैधानिक देशों में, संवैधानिक लोकतंत्र या गणराज्य में, इन शासन के इन तीनों अंगों के बीच शक्तियों और कार्यों का स्पष्ट विभाजन संविधान के माध्यम से किया जाता है, ताकि एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस किया जा सके। कोई एक दूसरा जो है अधिक शक्तिशाली ना हो जाए, जो जनता के अधिकारों का हनन ना कर सके। इसलिए 3 प्रकार की संरचना बनाई जाती है और उसके अलग अलग कार्यों और शक्तियों को स्पष्ट रूप से संविधान में स्थान दिया जाता है। तो तीसरा जो है हमारा न्यायपालिका है। विधायिका, कार्यपालिका देख लिया, न्यायपालिका। न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका दोस्तों एकात्मक व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम का है, जिसके सबसे ऊपर सर्वोच्च स्तर पर जो है सुप्रीम कोर्ट है, और प्रत्येक राज्यों में या एक से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है संविधान में। तो उसी प्रकार बिहार राज्य के लिए, बिहार में सर्वोच्च स्थान पर बिहार का उच्च न्यायालय है। बिहार का उच्च न्यायालय, बिहार में न्यायपालिका के सर्वोच्च पर कौन है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। बिहार में उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है कब की गई? उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो कई बार यह सवाल हमारे एग्जाम में पूछा गया है। उच्च न्यायालय की स्थापना की घोषणा वर्ष 1913 में किया गया था। घोषणा 1913 ईस्वी में किया गया था, परंतु इसका उद्घाटन जो है दोस्तों, इनॉग्रेशन जो है, यह 1916 में पूछा जाता है, किया गया है। तो हमसे जो सवाल पूछा जाएगा कि स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1916 ईस्वी को ही माना जाता है कि हमारे राज्य की न्यायपालिका का या उच्च न्यायालय का उद्घाटन जिस दिन हुआ, उसी दिन से माना जाता है न्यायपालिका की स्थापना हुई बिहार में। तो कई बार यह एग्जाम में पूछा गया यह सवाल कि बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1916 ईस्वी में बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। याद रखना है मैम, 1916 ईस्वी में, इसे हम भूल जाएं तो भूल जाएं, परंतु इसे नहीं भूलना है। वर्ष 1916 ईस्वी में बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उच्च न्यायालय की स्थापना बिहार में 1916 में हुई है दोस्तों। और न्यायपालिका के दूसरे चरण पे बात करें या दूसरे टीयर पे कौन है? उच्च न्यायालय के पश्चात है बिहार में जिला न्यायालय। दूसरे चरण पे है जिला न्यायालय, और तीसरे चरण पे है पंचायत स्तर पे ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी।
जिला न्यायालय भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक फौजदारी और दूसरा दीवानी और फौजदारी, या इसे कहते हैं सिविल कोर्ट, जहां जमीन जायदाद से जुड़े हुए विवादों का न्याय निधिकरण किया जाता है या यहाँ डिसीजन दिया जाता है। और फौजदारी मामलों में अपराधों के लिए यहाँ इस अदालत में फैसले सुनाए जाते हैं। तो यह हो गया हमारा न्यायपालिका का स्ट्रक्चर। प्रत्येक उच्च न्यायालय में, बिहार ही नहीं बल्कि देश के हर एक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उनकी सलाह पर, उच्चतम न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब पढ़ेंगे हम, बिहार के पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय की संरचना क्या है, उसमें कितने अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या क्या हो सकती है, उसके योग्यता क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, इन सब बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो हम सामान्य परिचय देख रहे हैं बिहार की। यह हो गया हमारा न्यायपालिका की संरचना। अब क्या रहा दोस्तों हमारा, हमने बिहार की ज्योग्राफी को देख लिया, बिहार के शासन प्रशासन के बारे में देख लिया, उनके जिलों की संख्या इत्यादि के बारे में देख लिया, और यह भी देखा कि हम सिर्फ सामान्य परिचय से भी कई बार सवाल, कितने सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तकरीबन 5 से 6 सवाल तो है हर बार परिचय से, सिर्फ बेसिक परिचय से आता है। कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं, यहीं पे चलते चलते देख लेते हैं हमारा। जैसे बिहार की राजकीय भाषा क्या है, स्टेट लैंग्वेज, राजकीय भाषा क्या है बिहार की, स्टेट लैंग्वेज क्या है दोस्तों। तो बिहार की जो भाषाएं हैं, राजकीय भाषाएं, बिहार में सर्वाधिक जो बोली जाने वाली भाषा है या बोली है वह है हिंदी। तो हिंदी ही हमारी राज्य की, बिहार की प्रथम राज्य भाषा है, प्रथम राज्य भाषा, स्टेट लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं इसे, ऑफिशियल लैंग्वेज। पहला ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारा हिंदी, पहला हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारा उर्दू, उर्दू हमारा सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष हमारा है पीपल, क्या है, पीपल। राजकीय पुष्प, जिस प्रकार राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पुष्प इत्यादि पढ़ा था ना, उसी प्रकार यहाँ राजकीय वृक्ष हो गया। राजकीय पशु, राजकीय पशु हमारा बैल। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प हमारा है गेंदा। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी हमारा गौरैया। ये हमारे राजकीय प्रतीक हो गए, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी, ये हमारे क्या हो गए, राजकीय भाषा। ये हमारे कुछ राजकीय प्रतीक हो गए जिसे हमको याद होना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। तो यह हमारा रहा बिहार का सामान्य परिचय। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहा, कल मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए।